हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन डेट कैन सब्सटीट्यूट द लाइन। तो देखिए कहता है वन हु इज अनफेक्टेड और इंडिफरेंट टू जॉय पेन प्लेजर ऑफ ग्रीफ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी स्टो स्टोइक। देखिए इसका मतलब होता है कि सुख दुख में समान रहने वाला। वन हु इज अनफेक्टेड और इंडिफरेंट टू जॉय पेन प्लेजर और ग्रीफ। इसका हिंदी होता है कि सुख दुख में समान रहने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी स्टोइक। अब देखिए टॉलरेंट। टॉलरेंट मतलब होता है सहिष्णु। टॉलरेंट मतलब क्या होता है? सहिष्णु होता है। और पेशिव मतलब होता है शांत। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड है कि हाउ मेनी डेज इन फरवरी ऑफ अ लीप ईयर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए तो होगा देयर आर टोटल 29 डेज इन फरवरी ऑफ अ लीप ईयर, यानी लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो देखिए तीन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, CORTEOUS कोर्टियस की स्पेलिंग जो है गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होगा COUR COURTEOUS। ठीक है, कोर्टियस इसका मतलब होता है विनम्र। तो सही स्पेलिंग होगा COURTEOUS। अब देखिए जैसे है फ्रीगिडी। फ्रीगिडिटी मतलब होता है ठंडापन। ठीक है, मैंडेटरी मतलब होता है आवश्यक। और एमनेशिया मतलब होता है स्मृति भ्रम। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है कि दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव है select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. फर्स्ट है कि दी स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट। तो देखिए फाइव का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी प्लेंटीट्यूड। तो देखिए दी स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, इसका मतलब होता है प्लेंटीट्यूड मतलब होता है प्रचुरता विपुलता। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे है प्लेबिसाइट इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। ठीक है, और प्लंडर का मतलब होता है लूटना। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लीबिलिटी इसका मतलब होता है अनुकूलनशीलता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज और इंडोर गेम्स। तो देखिए सिक्स का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज या और इंडोर गेम। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, लूडो कैरम और चेस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता ऑन क्लाउड नाइन इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका राइट आंसर होगा वेरी हैप्पी। क्या होगा? वेरी हैप्पी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन नंबर एट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एट का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। द वुमेन हु इज द हेड ऑफ अ फैमिली। ठीक है, वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी यानी क्या होगा? तो मैट्री
आर्क। तो देखिए इसका मतलब होता है कुल माता, ठीक है। METRI मैट्रियार्क, ARCH मैट्रियार्क का मतलब होता है कुल माता, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए यदि हम बात करें, पेट्रीआर्क का मतलब होता है परिवार का पुरुष मुखिया। पेट्रीआर्क का मतलब होता है परिवार का पुरुष मुखिया। और मोनोगेमी, मोनोगेमी का मतलब होता है एक विवाह की प्रथा। मोनोगेमी एक विवाह की प्रथा। और पोलीगेमी का मतलब होता है बहु विवाह प्रथा। पोलीगेमी मतलब बहु विवाह प्रथा। तो देखिए वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, इसका मतलब होता है मैट्रिआर्क, ठीक है। क्या होता है, मैट्रिआर्क। पैट्रिआर्क का मतलब होता है परिवार का पुरुष मुखिया। मोनोगैमी का होता है एक विवाह की प्रथा। पोलीगैमी का मतलब होता है बहु विवाह प्रथा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है कि जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कहलाते हैं। तो 9 की यदि देखें तो बी ऑप्शन क्या कहलाता है, अव्ययी। तो जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो अव्ययी कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए अव्ययी का जो शाब्दिक अर्थ है अ प्लस व्यय, यानी जो व्यय न हो उसे अव्ययी कहते हैं। इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, ये सदैव समान रहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, ठीक, तथा, और, परंतु इत्यादि। अव्यय जो है 4 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विषमयादि बोधक अव्यय। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द पहचानिए। तो 10 का राइट आंसर होगा बी, ठोकर। तो देखिए क्या होगा, ठोकर। तो देशज शब्द जो है ठोकर। देखिए स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। अब चलिए देखिए कि देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है, जैसे लोटा, कटोरा, गाड़ी, पैसा, दाल, भात, दारू, बेटा आदि। बेगम ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। देखिए 11 है कि वैभव, घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में अविकारी शब्द है। तो 11 का होगा बी, तेज। तो देखिए वैभव का घोड़ा तेज भागता है, वैभव का घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में अविकारी शब्द है तेज। अविकारी शब्द क्या होते हैं, अव्ययी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से बना है। तो इसका बी ऑप्शन अनु जोड़ एसन। अन्वेषण शब्द 2 शब्द यानी अनु जोड़ एसन से मिलकर बना है। अनु जोड़ एसन का मतलब होता है अन्वेषण। अब देखिए अन्वेषण में यन संधि है। यन संधि के उदाहरण जैसे अति जोड़ अल्प, अत्यल्प, देवी जोड़ अर्पण, देव्यर्पण, सु जोड़ आगत, स्वागत। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। तो इसका बी ऑप्शन, इसको कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के पूरा खत्म हो जाने के उपरांत लगाया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह जो है किसी सेंटेंस वाक्य को पूरा खत्म हो जाने के बाद लगाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ऐसा होता है, ठीक है। और अल्प विराम चिन्ह की यदि बात करें तो ऐसा होता है, ठीक है। और संयोजक चिन्ह की यदि बात करें तो ऐसा होता है संयोजक चिन्ह, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 14 का बी ऑप्शन, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे। तो देखिए हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, ये जो है अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, तो हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं 15 तथा कौन सी ध्वनियाँ अयोग्य वा है। कौन सी ध्वनियाँ जो है अयोग्य वा है। तो कौन सी ध्वनियाँ अयोग्य वा है, इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन अंग अह। तो देखिए अंग और अह जो है ये क्या है, तो अयोग्य वाह ध्वनियाँ है, ठीक है। अब देखिए कि अयोग्य वाह ध्वनियाँ स्वर के अंत में लगते हैं, ठीक है।
ऐसे वर्ण जो अ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो अ के योग से उच्चारण होते हैं अंग अह और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं। अब देखिए 16 है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल में, पंक्ति में अलंकार है तो 16 का होगा ए यानी अनुप्रास अलंकार। तो दारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्दों जो है दो शब्दों से मिलकर बना है अनुज और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, अब देखिए जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। एक होता है छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, श्रुतनुप्रास और अनत्यानुप्रास तथा लाटानुप्रास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रति अस्थाई भाव का रस है तो इसका ए ऑप्शन श्रृंगार का। रति जो है अस्थाई भाव है श्रृंगार का। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, जिसे श्रृंगार को रति कहते हैं। इसका अस्थाई भाव हास्य का अस्थाई भाव है हास है। करुण का स्थायी भाव शोक है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक का स्थायी भाव भय है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा है जुगुप्सा और अद्भुत का जो अस्थायी भाव है ये विषम्य है और शांत का अस्थायी भाव निर्वेद है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीलकंठ शब्द में समास है तो इसका सी ऑप्शन कर्मधारी। नीलकंठ में कर्मधारी समास है। तो देखिए जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मूल हो जिनमें से एक विशेष तथा दूसरा विशेषज्ञ होता है या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है उसे कर्मधारी समास कहते हैं। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, ये कर्मधारी होगा। नीलकंठ मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, ये बहुव्रीहि समास होगा। अब देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं तथा प्रत्येक दो पदों के बीच और एवं या अथवा का लोप होता है, जैसे लोटा डोरी, ठीक है, माता पिता, सीताराम, ये सब क्या है, तो ये सब द्वंद्व समास है। अब चलिए देखते हैं 19 कथा, जहाँ उपमान और उपमेय अभेद हो वहाँ अलंकार होता है तो इसका बी ऑप्शन रूपक। तो देखिए जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो। ठीक है, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप कह दिया जाए। जैसे देखिए बीती विभावरी जगरी, अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही है तो 20 का ए ऑप्शन क्या होगा, शंकर शंकर। तो ये मिश्रित शिव, देखिए इस शंकर का मतलब होता है मिश्रित, इस शंकर का मतलब होता है शिव। ठीक है, अब देखिए शंकर दंत सौ प्रमस्वार कौरव, इसका अर्थ होता है मिश्रण यानी दो का मिश्रण। तालव सौ प्रमस्वार कौरव, इसका मतलब होता है शिव भगवान शंकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि जिसकी आशा न की गई हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। अब देखिए अचानक होने वाला, आकस्मिक, कम बोलने वाला, मितभाषी, जो पहले न घटित हुआ हो, अभूतपूर्व, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, भूख से व्याकुल, उसको कहते हैं क्षुद्रातुर, और ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
22 है वधु प्लस उत्सव से बनेगा। तो देखिए इसका 22 का होगा बी ऑप्शन, वधूत्सव। वधु प्लस उत्सव से एक शब्द बनेगा वधूत्सव। वधूत्सव में दीर्घ स्वर संधि है, तो वधु प्लस उत्सव यानी वधूत्सव। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता भयु भयु न भुवन भरत संभाई, पंक्ति में छंद है, तो ए ऑप्शन चौपाई। तो देखिए भऊ न भुवन भरत संभाई प्रयोग प्रयुक्त पंक्ति में जो है चौपाई छंद है। चौपाई यह जो है सामत्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके लिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब देखिए जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है उसे छंद कहते हैं। छंद 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि अर्ध शब्द का सही जो है वर्ण विच्छेद होगा, तो 24 का सी ऑप्शन। तो देखिए अर्ध शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा, ये होगा अ, ये होगा अ, र, ध, य, अ, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि घोष व्यंजन पहचानिए। तो घोष व्यंजन होगा ज, क्या होगा ज, ठीक है। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या हो कंपन हो, कंपन, वह क्या कहलाता है घोष व्यंजन। जैसे घोष व्यंजन जैसे ज, ज, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे देखिए ग, घ, र, ज, झ, य, ड, ढ, न। देखिए अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन जो है यह क्या होता है, तो अघोष होता है, ठीक है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेषी संबंध हो वहाँ समास होता है। तो 26 का होगा बी यानी कर्मधारी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा कर्मधारी, ठीक है, कर्मधारी। अब चलिए तो देखिए जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेषित का संबंध हो वहाँ कर्मधारी समास होता है। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, ठीक है। जैसे कर्मधारी समास के उदाहरण है कि नील कमल, नीला है जो कमल, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, ठीक है। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ठीक है। नील कमल, नीलकंठ, नील है जो कंठ। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए 27 से 29 तक का नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया है और गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रत्येक के उत्तर दीजिए। तो चलिए गद्यांश को जो है फटाफट पढ़ लेते हैं। कहता बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का जो है मुख्य कारक रही है। बुद्धि के प्रयोग से मानव मात्र ने अपनी सुपुत्र शक्तियों को जागृत कर जो आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। सूर्य से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की यात्रा जो है बुद्धि के रथ पर सवार होकर की गई है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सका। बुद्धि के समक्ष बल और तेज निरुपाय होकर रह गए और जगत में बुद्धि सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो गई। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन है कि मानव जीवन में किसका सर्वोच्च स्थान है। मानव जीवन में किसका सर्वोच्च स्थान है, तो पैसेज में पढ़े थे क्या था, बुद्धि का, ठीक है, मानव जीवन में। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है देखिए बुद्धि जो है यहाँ पे है कि बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का मुख्य कारक रही है। बुद्धि के प्रयोग से मानव मात्र में अपनी सुसुप्ता शक्तियों को जागृत कर आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी 27 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बुद्धि। मानव जीवन में जो किसका सर्वोच्च स्थान है, तो बुद्धि का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है
कि किसका निर्माण बुद्धि के प्रयोग द्वारा हुआ है। तो 28 का डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान और उपग्रह। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा हो सकती है, तो क्या आशय है। तो 29 का होगा सी ऑप्शन, यानी दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो 30 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। ठीक है, वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, यह होगा शुद्ध वाक्य। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।